नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं शिफन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। तो बिल्कुल सबसे पहले जेपीसी की बैठक को लेकर बात होगी, जहां पर वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर बात की जाए तो कुछ दिन पहले ये बैठक हुई थी और ये बैठक हंगामे में तब्दील हो गई थी और आज 27 जनवरी है और इस पर बैठक भी होगी और कल रिपोर्ट भी पेश की जाने वाली है। बिल्कुल, इसी बीच बात करेंगे उत्तराखंड के हवाले से, क्योंकि उत्तराखंड अब इतिहास रचने जा रहा है और उत्तराखंड भारतवर्ष का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू होने जा रहा है और आज इसकी शुरुआत हो जाएगी धरातल पर, आज इसे लागू किया जाएगा। बिल्कुल, इसके बाद बात होगी हरियाणा की, जहां पर आपको बता दें कि आज 100 दिन सरकार के पूरे होने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे और क्या कुछ विकास इस तीसरे कार्यकाल में, तीसरी हैट्रिक में उनके द्वारा किया गया है, क्या कुछ परियोजनाएं, क्या कुछ सौगातें हरियाणा के लोगों के लिए लाई गई है, उन सभी पे चर्चा करके अपने 100 दिन की रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो बिल्कुल इसी बीच बात करेंगे दिल्ली विधानसभा को लेकर, क्योंकि चुनाव की तारीखें अब पास आ रही हैं। 5 फरवरी को चुनाव और 8 तारीख को मतगणना यानी कि वोट्स की काउंटिंग होगी। उसको लेकर जहां पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, वहीं पर चुनाव प्रचार में और तेजी हो चुकी है। तो बिल्कुल इसके बाद बात होगी महाकुंभ को लेकर। महाकुंभ में आपको बता दें कि फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह आज 27 जनवरी है और वो वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी वहां पर पहुंचेंगे और संगम में डुबकी लगाएंगे और इस आस्था का साक्षी जो है वो बनेंगे। फिलहाल सभी तैयारियां जो है वो कर ली गई है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंचेंगे संगम में डुबकी लगाने। तो सबसे पहले जेपीसी को लेकर बात होगी, जहां पर आज जेपीसी की बैठक पर चर्चा होने वाली है और आपको बता दें कुछ दिन पहले भी वक्त पर बनी जेपीसी की आज अहम बैठक है और थोड़ी देर में ये अहम बैठक शुरू हो जाएगी। कुछ दिन पहले भी ये हंगामा जो है वो देखने को मिला था, जिसके बाद ये कहा गया कि क्लॉज बाय क्लॉज अहम चर्चा जो है वो की जाएगी और यहाँ चुनावों को लेकर वार पलटवार भी दिल्ली में तेज है। और इसी बीच आज वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर अगर बात की जाए तो ये अहम बैठक होने वाली है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि अगर पिछली बैठक की बात की जाए तो बड़ा हंगामा देखने को मिला था और 10 विपक्षी सांसदों ने एक दिन के लिए निलंबित उन्हें कर दिया गया था और इसी को लेकर आज एक और बड़ी बैठक और एनडीए के सहयोगी बिल पर सुझाव दिया जाएगा और समिति बजट सत्र में पेश रिपोर्ट हो सकती है। इसी बीच आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी जो बनाई गई है उसके द्वारा आज 11 बजे अहम बैठक होगी और बैठक में बिल पर क्लॉज दर क्लॉज चर्चा की जाएगी। वहीं पर बिल में 444 संशोधन का नोटिस है और ओवैसी ने बिल में 43 संशोधन के नोटिस रखे हैं। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी सदस्यों ने 16 संशोधन का नोटिस दिया है और इसी बीच में मेधा कुलकर्णी की बात की जाए तो उनके द्वारा भी तमाम बातें रखी गई हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि अपराजिता सारंगी ने 2 और डीके अरुणा ने 2 और ब्रिजलाल ने 1, निशिकांत ने 2, तेजस्वी सूर्य की तरफ से 2 और संजय जायसवाल की तरफ से ये नोटिस जो है फिलहाल बिल को लेकर आए हैं। और यहाँ पर वक्फ को लेकर बात की जाए तो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जहां पर जम्मू कश्मीर के कई इस्लामिक स्कॉलर भी वहां पर पहुंचे थे, जिनमें से एक मीरवाइज उमर फारूक थे और विपक्ष का यही कहना था कि यहां पर उनके सामने एक तस्वीर जो है बनाई जा रही है वक्फ को लेकर, जिसके बाद हंगामे में ये बैठक तब्दील हो गई। तो चलिए इसी बीच आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर सुमित पात्रा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। को आरंभ करता हूं। आप सभी ने देखा कि जब पार्लियामेंट पिछले सेशन में चालू हुआ था तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने संविधान के ऊपर चर्चा की मांग रखी थी और पार्लियामेंट ने इस मांग को मानते हुए संविधान के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक चर्चा की थी। मगर आज सुबह से जो खबर हम देख रहे हैं वो दिल को दहला देने वाली खबर है। Yesterday was 76th anniversary of our republic. हमने 76th रिपब्लिक डे कल मनाया, जब भारत को संविधान मिला था, when India got its constitution। और उसके
ड्राफ्ट करने वाले हम सबके आदर्श पुरुष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब। और आज सुबह से हम टीवी पे देख रहे हैं किस प्रकार आम आदमी पार्टी की जो सरकार पंजाब में चल रही है, उनके नाकों के नीचे उनके सरकार के फेलियर की कहानी, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर की जो मूर्ति अमृतसर के मेन चौराहे पे लगी हुई है, इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैच्यूज ऑफ बाबा साहेब अंबेडकर। लगभग 30-35 फीट की ये स्टैचू है। और नीचे आप देखेंगे तो इंडियन पार्लियामेंट है। किस प्रकार उन्होंने पार्लियामेंट का दिग्दर्शन दिया है, ये स्टैचू दिखाता है। और ये थाना कोतवाली जो अमृतसर का है, ठीक उसके ऑपोजिट ये स्टैचू है। एक व्यक्ति हथौड़ा लेकर सीढ़ी डालकर सीढ़ियों के माध्यम से हथौड़े के साथ बाबा साहेब जी की मूर्ति के ऊपर चढ़ता है और बाबा साहेब जी की मूर्ति के ऊपर हथौड़े से कुठाराघात करता है। आप सोचिए, कोतवाली थाना कोई साधारण स्थान नहीं है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ अमृतसर। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ पंजाब। पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे 30-35 फुट की बाबा साहेब की स्टैचू, उसके लिए उतनी बड़ी सीढ़ी का प्रावधान करना, सीढ़ी को लेकर आना, सीढ़ी को लगाना, इतने बड़े हथौड़े को लेकर आना, हथौड़े के साथ सीढ़ियों में चढ़ना, अपना बैलेंस मेंटेन रखना, उसके ऊपर चढ़कर हथौड़े से मार करना। और जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, उस समय थाना कोतवाली, न जाने कितने प्रशासनिक अधिकारी, न जाने कितने सब वहां होंगे, मौजूद होंगे, मगर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। सवाल उठता है, आखिर अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की ये कौन सी साजिश है? ये कौन सी साजिश है कि उनके नाक के नीचे, उनके थाने के आगे बाबा साहेब अंबेडकर का ये अपमान होता है और अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम चुप रहती है। पूरी टीम चुप रहती है। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि बाबा साहेब अंबेडकर और दलितों का अपमान अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। आप याद करिए, चुनाव से पहले पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो एक दलित को हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज तक उन्होंने एक दलित को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा चल रही थी पार्लियामेंट के अंदर, तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक फोटो जारी किया था भारत के संविधान का। उस फोटो से बाबा साहेब अंबेडकर के फोटो को नदारद करके, काट करके, अपने फोटो को क्रॉप करके डाला था उसके ऊपर। ये भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, ये जमानत पे बाहर अरविंद केजरीवाल, ये अपनी फोटो भारत की संविधान के ऊपर डाल रहा है। भारत के संविधान के ऊपर अगर किसी की भी फोटो या प्रतिमा होनी चाहिए, वो केवल और केवल बाबा साहेब अंबेडकर की होनी चाहिए। तो ये धृष्टता अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, बार बार किया है। और मैं आपको आज बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता हूं, जो आज अमृतसर में हुआ है वो बिना अरविंद केजरीवाल की मर्जी से नहीं हो सकता था। तो आज हम सब ने भी ये निर्णय लिया है। माननीय अध्यक्ष सचदेवा जी का ये आदेश भी था कि हम भी घोषणा पत्र जारी करें अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। मैं उनके निवेदन पर खड़े होकर हम भी ये घोषणा पत्र जारी करेंगे और सच्चाई दिखाएंगे। आप देख सकते हैं, आपदा की कारगुजारियों की घोषणा, आपदा की कारगुजारियों की घोषणा। केजरीवाल को बाबा साहेब अंबेडकर से है नफरत। केजरीवाल को बाबा साहेब अंबेडकर से है नफरत। अमृतसर में कोतवाली थाने के सामने
बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई। अमृतसर में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई, वह भी कोतवाली के सामने। पंजाब में कानून व्यवस्था, कौमी अमन चैन सब ठप। तो आप दिल्ली से सीधी तस्वीरें देख रहे थे जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है। उन्होंने उन्हें भ्रष्टाचारी कहा है और ये भी कहा है कि वो बेल पर, जमानत पर जेल से बाहर आए हैं और भी काफी कुछ उन्होंने कहा है, क्योंकि वार पलटवार का दौर दिल्ली विधानसभा में देखने को मिल रहा है। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, बात होगी उत्तराखंड के हवाले से, क्योंकि उत्तराखंड में इतिहास रचने जा रहा है और उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू होगा। इसको लेकर तमाम प्रशासनिक तौर पर तैयारियां कर दी गई हैं और पहला ऐसा राज्य बनने वाला है उत्तराखंड जहां पर यूसीसी सीधे तौर पर धरातल पर लोगों के हित में लागू हो जाएगा। आज से यानी कि यूसीसी लागू जो है वो हो जाएगा और इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। यूसीसी लागू होने के साथ ही शादी, तलाक और विरासत के कानूनी संबंधी कई नियम जो है वो बदले जाएंगे। तो उत्तराखंड के लिए ये ऐतिहासिक दिन जहां पर आज पहला राज्य देश का बनने वाला है जिसमें यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। धामी सरकार की अगर बात की जाए तो वो लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात की जाए तो इसके बदलाव को लेकर और किस तरीके से राज्य में लागू किया जाए, लगातार ये मुद्दा बना हुआ था और अब यूसीसी जो है वो लागू हो जाएगा, जिसके बाद किसी भी जाति और धर्म में शादी और तलाक का एक प्रॉपर कानून होगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि तमाम बड़े चेंजेस, बड़े बदलाव उत्तराखंड में जरूर देखने को मिलेंगे। काफी देर से इसका ऐलान हो चुका है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा, लेकिन आज वो फाइनल डे आ चुका है, वो दिन है जब उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने तमाम प्रशासनिक तौर पर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर दी गई हैं और इसी बीच में किसी भी जाति और धर्म में शादी और तलाक का एक कानून होगा और आपको बताएंगे कि यूसीसी लागू होने से क्या कुछ बदलाव होंगे, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे। लेकिन फिलहाल बता दें कि आज यानी सोमवार को समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा और इसको लेकर जहां पर एक तरफ तैयारी की गई है, लोगों को भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इससे क्या कुछ बदलाव होंगे, क्योंकि जो लोग हैं उन्हें इसको लेकर थोड़ा कम पता था, लेकिन प्रशासन ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई कि लोगों को इसके फायदे सीधे तौर पर बताए जाएं कि आखिरकार क्या फायदे यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू हो जाएगा तो होंगे। तो क्या बड़े बदलाव होंगे, एक एक करके आपको बताएंगे। शादी के लिए योग्य लड़कियों की उम्र एक समान बन जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर दूसरे धर्म के बच्चे गोद नहीं लिए जा सकेंगे, तो ये इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल इसी बीच आपको एक एक कर बता रहे हैं कि क्या बड़े बदलाव होंगे। सभी को बच्चे गोद लेने का अधिकार यूसीसी लागू होने के बाद मिल जाएगा। तो उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हक मिलेगा और आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ पर हर एक चीज को लेकर कानून जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल इस कानून से अनुसूचित जनजाति को बाहर रखा गया है। पूजा और परंपराओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है फिलहाल यूसीसी के लागू होने से। बिल्कुल हलाला और बहुविवाह पर रोक लगाई जाएगी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है जब लागू होगा। तलाक के लिए भी सभी जाति और धर्मों में एक जैसे नियम होंगे और सभी धर्मों को एक समान जो है इसमें देखा जाएगा। और आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनावों में धामी सरकार ने इसका वादा किया था और ये कहा था कि पहला ऐसा देश बनाया जाएगा जिसमें हर चीज एक समान, हर जाति, हर धर्म को एक समान देखा जाएगा। तो बिल्कुल इस तमाम चीजों को अपडेट करने के लिए हमारे साथ धनराज गर्ग ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता उत्तराखंड से। धनराज, आप बताइएगा, उत्तराखंड आज इतिहास रचने जा रहा है, देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड
लागू होने जा रहा है। पूरी जानकारी दीजिएगा। प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर काफी पहले से शुरू कर दी गई हैं, आज अंतिम रूप दिया होगा, बताइए क्या कुछ जानकारी है। जी बिल्कुल, देखिए आज उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन जुड़ने जा रहा है, क्योंकि आज जो यूसीसी है वो उत्तराखंड के अंदर लागू हो जाएगा और उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू होने के बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य होगा कि जो आज़ादी के बाद यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। और आप देखिएगा कि कई बदलाव इस कानून में रखे गए हैं, तमाम तरह के जो बदलाव हैं वो इसमें रखे गए हैं, चाहे विवाह को लेकर हो या फिर रिलेशनशिप को लेकर हो या फिर जमीन को लेकर हो, तमाम तरह के जो कानून है, धर्म परिवर्तन को लेकर हो, इस तरह के कानून रखे गए हैं कि ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और देखिएगा सभी को धर्मों को एक समान कानून मिलेगा, सभी जातियों को एक समान कानून मिलेगा, किसी के लिए कोई अलग कानून नहीं होगा। हालांकि इसमें अनुसूचित जो जाति है उनको इस कानून से बाहर रखा गया है। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जो वादा किया था, यानी कि 2022 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ये जनता से वादा किया था कि उत्तराखंड के अंदर वो यूसीसी लाएंगे और वो वादा पूरा होने जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर एक खुशी की लहर भी है और तमाम जो जनता है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की सराहना करती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि देखिएगा कि आज जब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी इसको यूसीसी को उत्तराखंड के अंदर लागू कर देंगे तो उसके बाद एक पोर्टल का भी शुभारंभ यहाँ पर करेंगे सरकारी, और जो कि जिससे कि सभी सुविधाएं जनता को घर बैठे मिलेगी। धामी सरकार की अगर बात की जाए तो 2022 के विधानसभा चुनावों में उनकी तरफ से कहा गया था, और कितना बड़ा बदलाव अब उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि हर धर्म हर जाति एक समान होगी और नियम जो है वो सबके लिए एक समान होंगे, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं होगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जो वादा जनता से किया था वो कहीं ना कहीं अब पूरा होने जा रहा है और जनता के लिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो इस कानून के अंदर रखी गई हैं, यानी कि सभी धर्मों को एक समान रखा गया है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। और इसके साथ ही कई कानूनों में भी बदलाव किया गया है और यदि उन कानूनों का पालन नहीं किया जाता है तो उनमें जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है और जुर्माने के साथ साथ कहीं ना कहीं सजा का प्रावधान भी उन कानूनों में रखा गया है। और वही देखिएगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार जब से उन्होंने शपथ उत्तराखंड में ग्रहण की थी तब से ही कहीं ना कहीं यूसीसी को लेकर प्रयास कर रहे थे और लगातार वो प्रयास कहीं ना कहीं अब सफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज यूसीसी लागू हो जाएगा तो उत्तराखंड एक पहला राज्य ऐसा होगा कि जहां पर आजादी के बाद यूसीसी लागू किया जाएगा। और वहीं देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जो पोर्टल का शुभारंभ करने जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लाभ जनता को भी मिलेगा कि जो जन्म प्रमाण पत्र है या अन्य इस तरह के प्रमाण पत्र हैं उन प्रमाण पत्रों को भी घर बैठे वो बना सकते हैं, उनको किसी भी तरह के ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने होंगे, अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धनराज गर्ग यहाँ पर अपडेट कर रहे थे उत्तराखंड के हवाले से। जहाँ पर इसी बीच एक और बड़ी खबर, खानपुर फायरिंग केस में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और विधायक उमेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। लगातार पुलिस प्रशासन काम कर रही है और प्रणव सिंह चैंपियन के बाद उमेश की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बिल्कुल आपको बता दें यहाँ पर धारा 452 भी जोड़ी गई है, इसमें फायरिंग का ये जो पूरा मामला सामने आया है और पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। जहां पर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो विधायक उमेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ प्रणव सिंह चैंपियन के बाद उमेश की ये गिरफ्तारी की गई है कई धाराओं के अंतर्गत, जिसमें से एक 452 भी है। और यहाँ पर आपको बता दें उमेश के खिलाफ ये 452 धारा लगाई गई है, उसके बाद पुलिस ने केस जो है पूरा दर्ज किया है। तो उत्तराखंड में इस वक्त पुलिस जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां पर विधायक उमेश पर धाराओं के अलग अलग धाराओं के चलते जो है मुकदमे दर्ज किए गए हैं और गिरफ्तारी जो है वो की गई है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि उमेश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की 152वीं जो धारा है सेक्शन 152 वो लगाई गई है। और इसी बीच में आपको ये भी बता दें कि लगातार पुलिस जो है वो हरकत में आ चुकी थी जब से ये मर्डर हुआ था, लेकिन उसके बाद एक कड़ी जो है वो सामने आई और उसके बाद आज एक और गिरफ्तारी जो है वो निकलकर सामने आई। 452 BNS धारा सेक्शन के तहत जो है वो इसे गिरफ्तार किया गया है। तो बिल्कुल आपको बता दें खानपुर के पूर्व विधायक है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और एक बार फिर ये विवादों में घिर गए हैं, जहां पर हाल ही में खानपुर के वर्तमान विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग करने के मामले में उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। और आप देखिए यहाँ पर ये पहली बार नहीं है जब चैंपियन ने इस तरह के विवादों को जन्म दिया है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले हैं जहां पर उनका नाम सामने आया है। और फिलहाल यहाँ पर सबसे चर्चित अगर बात की जाए तो 2019 में सामने आया था,
जब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और आप देखिए कि किस तरीके से ये फायरिंग का केस है। और 2019 की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि पार्टी के दौरान शराब के नशे में हथियार लहराते और डांस करते नजर आए थे। और अब एक बार फिर से प्रणव सिंह चैंपियन गिरफ्तारी जो है उनकी की गई है और यहाँ पर उमेश के बाद उन पर भी कई मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। तो फिर से विवादों में जो है ये पूर्व विधायक आ चुके हैं और साथ ही साथ कई ऐसे विवादित बयानों में ये पहले भी रहे। संचित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संचित बताइएगा पूरी जानकारी क्या कुछ है, क्योंकि बात की जाए यहाँ पर चैंपियन की यानी प्रणव सिंह चैंपियन की, तो पहले भी ऐसे कई मामलों में ये घेराव में रहे हैं और आज फिर से एक और मामला। देखिए, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो पूर्व विधायक है खानपुर से और इस वक्त जो विधायक है उमेश शर्मा, उनके बीच में कुछ दिन से सोशल मीडिया पर आपसी रंजिश चल रही थी। और जब से उमेश शर्मा विधायक बने थे तब से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और इनकी आपसी रंजिश को लेकर के सोशल मीडिया पर आए दिन एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना और झगड़ा करते रहते थे लोग। लेकिन शनिवार रात किसी बात को लेकर के इनके बीच में आपसी विवाद हो गया, जिसमें परिवार के ऊपर टिप्पणी की गई और जो वहाँ के वर्तमान में विधायक है उमेश शर्मा, वो इनके कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के जो रंग महल लंढौरे में है जो उनका महल, वहां पर पहुंच जाते हैं अपने आदमियों को लेकर के, अपने समर्थकों को लेकर के, और वहीं से सोशल मीडिया लाइव और धमकाना उनको शुरू करते हैं। जिसके बाद वो महल पर नहीं होते और अगले दिन कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने काफिले को लेकर, अपने लोगों को लेकर के उनके कार्यालय पहुंच जाते हैं और वहां पर अंधाधुंध फायरिंग और तमाम लोगों से मार पिटाई सब कर देते हैं। इन सभी चीजों को देखकर मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया और कहीं ना कहीं कि ये आपसी रंजिश काफी लंबी समय से चल रही थी, इसको लेकर के लगातार लोग इसका मजा ले रहे थे। विधानसभा में लगातार तनाव का माहौल था, दोनों अगर आमने सामने हो जाते तो संचित, यहाँ पर एक तरफ उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो अब जिस तरीके से ये फायरिंग के मामले सामने आ रहे हैं, सभी का ये कहना है कि उत्तराखंड भी अब एक वैसा राज्य बन रहा है जहां पर गैंग वॉर बहुत आम हो जाएगी। और इस तरीके की अगर विधायक हरकत करते हैं और पहले भी शराब करते हुए और डांस करते हुए, गोलियां चलाते हुए सामने आते, तो किस तरीके की तस्वीर है और इस पर संज्ञान कैसे लिया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर देवभूमि उत्तराखंड बड़ा ही शांत और सरल स्वभाव का एक प्रदेश माना जाता है। लेकिन अगर बात करें हरिद्वार जैसे क्षेत्र की, वो वहाँ से थोड़ा जो कहें कि देहात वहाँ पर लगता है या कहें कि वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है, जिसको देखते हुए वहाँ का जो चाल चलन है वो थोड़ा उत्तराखंड के लोगों से थोड़ा विपरीत रहता है। लेकिन इस तरीके का माहौल उत्तराखंड में नहीं होता था। अब आमतौर पर इस तरीके की घटनाएं, दुर्घटना देखने को मिल रही है, तो निश्चित तौर पर आम जनता के बीच में डर का माहौल है और सरकार इसको लेकर के गंभीरता से दोनों ही विधायकों के ऊपर, चाहे पूर्व विधायक हो चाहे वर्तमान विधायक हो, दोनों विधायकों के ऊपर एक्शन लेने को तैयार है। तो संचित, यहाँ पर नेताओं की दहशत अब उत्तराखंड में साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि घर में घुस के फायरिंग करना, भद्दी गालियां देना, इस तरीके की तस्वीरें नेताओं की सामने आ रही है उत्तराखंड से। बिल्कुल, देखिए, इस तरीके का माहौल कभी उत्तराखंड में था नहीं, जिसको लेकर के जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, कहीं कि जो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, वो चिंतित है कि अगर उत्तराखंड के अंदर इस तरीके का माहौल जो जनप्रतिनिधि है वो बनाएंगे तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के अंदर अगर ऐसा माहौल बनना शुरू हो गया तो जो आम जनता है वो किस तरीके से सुरक्षित रहेगी। अगर इस तरीके के जो लोग, जिनसे लोग उम्मीद करते हैं कि वो न्याय करेंगे, कानून बनाएंगे और तमाम उनके जनप्रतिनिधि उनके प्रतिनिधित्व करेंगे, अगर वही इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देंगे, ठीक है संचित, बड़ी सोचने वाला विषय है। ठीक है संचित, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो अब दहशत का माहौल नेताओं के द्वारा ही उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे जहां पर चंडीगढ़ को लेकर बात होगी और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हरियाणा निवास में सीएम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जहां पर उनके 100 दिन के पूरे होने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। क्योंकि अगर सीएम नायब सिंह सैनी की अगर बात की जाए तो लोगों के लिए अलग अलग सौगातें जो है लाई गई, मैनिफेस्टो में जो उनके द्वारा रखा गया वो सभी लोगों को आगे परोसा गया है। और 100 दिन के इस कार्यकाल में उन्होंने क्या कुछ नया किया, अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में क्या कुछ अलग तस्वीर हरियाणा की उन्होंने देखी और आगे वो कैसे काम करेंगे, इन सभी को लेकर उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और अपनी उपलब्धियां भी जो है सीएम नायब सिंह सैनी गिनाते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि हरियाणा निवास में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी, जिसको कि सीएम नायब सिंह सैनी संबोधित करेंगे। वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और अपनी 100 दिन की उपलब्धियां
और इसकी जानकारी जो है वो एक एक कर दी जाएगी। संदीप गोयल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। संदीप, आप बताइएगा, जिस तरीके से 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जो तमाम वादे नायब सिंह सैनी द्वारा इलेक्शन के पहले की गई थी, जो तमाम पॉइंट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखे गए थे, उन पर क्या कुछ जानकारी आज सीएम नायब सिंह सैनी देने वाले? किस तरीके से जनता के हित में काम किया गया है? देखिए, बिल्कुल हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी और इस बार जो है नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं और 100 दिन का कार्यकाल सरकार ने जो है पूरा किया और उसके बाद से अब लगातार सरकार इस तरह की जो है घोषणाएं और उन चीजों को पूरा करने का काम कर रही है जो चुनाव के समय सरकार की ओर से या बीजेपी की ओर से जो घोषणाएं की गई थी, उसमें चाहे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 2100 रुपये देने की बात का ऐलान किया गया था, किसानों को जो है उन्नत करने के लिए एमएसपी की गारंटी की बात जो है सरकार की ओर से की गई थी, कर्मचारियों को भत्ता देने की बात सरकार की ओर से अब कही जा रही है और साथ ही प्रदूषण मुक्त हरियाणा करने की बात जो है पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में की गई थी। तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है कि इन तमाम चीज़ों का जिक्र सरकार कर चुकी है, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी अब से कुछ ही देर बाद 12 बजे का समय रखा गया है, जहाँ पर चंडीगढ़ में नायब सिंह सैनी मौजूद होंगे और जो है वहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सरकार के जो 100 दिन के कार्यकाल है उसका जो है कहीं ना कहीं गिनाने का काम मुख्यमंत्री कर सकते हैं। साथ ही आने वाले समय में क्या कुछ चीजें देखने को मिल सकती है हरियाणा सरकार की ओर से लोगों के लिए की जाएगी। यहाँ पर अगर सैनी सरकार की बात की जाए तो तीसरा कार्यकाल है और पहले 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इनमें साफ तौर पर आने वाला विजन क्या है, मिशन क्या है हरियाणा का, वो भी जनता को बताना जरूरी है, क्योंकि जनता ने विश्वास जताया है और अगर नायब सिंह सैनी इस बात पर खरे उतरे हैं तभी तीसरे कार्यकाल में दोबारा एक बार फिर सीएम बने। देखिए, बिल्कुल बहुत सारी ऐसी बातें जो है सरकार ने चुनावों के दौरान जो है बनने से पहले की थी, लेकिन उनको धीरे धीरे अब कैसे अमली जामा पहनाया जा सके, कैसे उनको धरातल पर उतारा जा सके, इसी के लिए नायब सिंह सैनी लगातार जो है बैठकें कर रहे हैं और घोषणाएं उनकी ओर से की जा रही है, जिसमें महत्वपूर्ण महिलाओं को सम्मानित से लेकर उनको जो है सतर्क बनाने का काम पिछले दिनों तक देखने को मिला और इस तरह से अब जो सरकार की ओर से महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने देने की घोषणा नायब सिंह सैनी की ओर से चुनाव में की गई थी, उसको जो है लागू करने का प्रयास जो है सरकार की ओर से पूर्ण रूप से जो है किया जा रहा है और उसकी जल्द से जल्द घोषणा सरकार कर सकती है। तो वहीं कैसे कर्मचारियों को वेतन उनका बढ़ाया जा सके और कैसे जो है उसका लाभ जनता ले सके, इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसी बातें सरकार की ओर से जो है सुनने को मिल सकती हैं जो अब तक के 100 दिन के कार्यकाल में की गई हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर संदीप उपलब्धियों को तो गिनाया ही जाएगा, वहीं पर बात की जाए किसानों की जो रीढ़ की हड्डी है उनके लिए क्या कुछ लगता है अभी इन 100 दिन के कार्यकाल में क्या कुछ किया गया और आगे किस तरीके से किसानों को लेकर सैनी सरकार चलेगी? देखिए, बिल्कुल सरकार की ओर से बार बार किसानों को सम्मानित करने की बात जो है सरकार की ओर से कही जा रही थी। ऐसे में पिछले दिनों हमने देखा कि खुद जो है नायब सिंह सैनी वित्त मंत्रालय के होने के नाते वो किसानों और वैज्ञानिकों से मिलते हुए नजर आए थे और उन्होंने चर्चाएं की थी कि आने वाले समय में जो हरियाणा का बजट होगा उसमें किसानों को क्या कुछ चाहिए। ऐसे में अब तक कुछ ऐसी फसलें जो 22 फसलों का जिक्र किया गया था उनमें एमएसपी देने और किसानों को सम्मान निधि के तौर पर अभी तक सरकार देती हुई नजर आई है। लेकिन पिछले दिनों जब बरसात हुई और ओलावृष्टि जो है हरियाणा के कुछ जिलों में देखने को मिली तो वहाँ पर जो है कई किसानों की फसल जो है बर्बाद हो गई थी। तो सरकार की ओर से मुआवजा देने का ऐलान तो किया गया था, लेकिन अभी भी किसान कुछ कुछ चीज़ों से लेकर परेशान है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूरिया समय पर ना मिलना, खाद न मिल पाना, बीज समय पर नहीं मिल पाना, इन चीज़ों को लेकर भी परेशान है। इनको सरकार को सॉल्व करना बहुत जरूरी होगा। उपलब्धियां गिनवाएगी कि इन 100 दिनों में सरकार ने जनहित में क्या कुछ कार्य किए हैं, लेकिन अगर बात हम जनता की करेंगे तो जनता कितनी संतुष्ट है इन 100 दिनों में नायब सिंह सैनी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से? देखिए, बिल्कुल एक पोर्टल सरकार की ओर से पिछले दिनों लॉन्च किया गया था और उसमें सरकार की ओर से लोगों से जो है चर्चाएं की गई थी या कहीं के सरकार ने राय मांगी थी कि किस तरह का बजट सरकार लेकर आई थी, को लेकर करीब 2500 से 3000 ऐसी जो है मांगे लोगों की ओर से की गई थी या कहीं की राय सरकार को दी गई थी और उसमें यह भी सुझाव किया गया था कि सरकार आने वाले समय में क्या कुछ काम करे। तो ऐसे में अब जनता भी जो है कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी को पसंद कर रही है और उनके कार्यकाल को पसंद कर रही है और लोगों का कहना है कि पिछले टर्म के मुकाबले इस बार सरकार जिस तरह से चल रही है वो काफी संतोषजनक है
और आने वाले समय में सरकार को जो और भी जो काम रुके हुए हैं लोगों को भी जो है बिल्कुल पूरे संदीप, करने ये तो चाहिए। जाहिर सी बात है, तभी तीसरे कार्यकाल में एक बार फिर से सीएम नायब सिंह सैनी आए हैं। अब यहाँ पर मैनिफेस्टो को लेकर भी बात की जाए तो अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी रखा था वो जनता के आगे परोसा है। क्या कुछ लगता है कितना फायदेमंद और विश्वास दिलाना कि जो हम आपसे वादे करते हैं वो आगे देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है भारतीय जनता पार्टी की जो हमें हरियाणा में देखने को मिली। देखिए, बिल्कुल सरकार 100 दिन के कार्यकाल को लेकर आज जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता तक ये संदेश देने का काम करेगी। कहते जो सरकार ने चुनावों में वादे किए थे और उनको वादे को पूरा करना सरकार का दायित्व है और इससे कहीं ना कहीं जनता में एक भरोसा पैदा होगा बीजेपी के लिए। लेकिन ये भी देखा जा सकता है कि सरकार जो 100 दिन के अपने कार्यकाल को लेकर चल रही है और उन घोषणाओं को पूरा कर रही है, ये आने वाले समय में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा। और कहें कि हरियाणा में करीब 5 ऐसे जिले हैं जहां पर नगर निकाय चुनाव होने हैं और ऐसे में नगर निगम चुनाव में बीजेपी संबल पर जो है इलेक्शन लड़ेगी और उसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को होता हुआ नजर आएगा। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। संदीप गोयल यहाँ पर हरियाणा के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर आज हरियाणा सरकार, नायब सिंह सैनी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इसको लेकर आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 12 बजे का टाइम जो है वो तय किया गया है और 12 बजे एक एक कर पॉइंट्स गिनवाए जाएंगे कि जनहित में क्या कुछ काम। इसी बीच में दिल्ली विधानसभा चुनाव के हवाले से बात करेंगे, जहां पर आज आम आदमी पार्टी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर सकती है और केजरीवाल ये इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करेंगे। जनता के सामने तमाम वो वादे रखे जाएंगे, तमाम वो वादे किए जाएंगे कि इलेक्शन जीतने के बाद आम आदमी पार्टी क्या कुछ जनहित में कार्य करेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र और बाकी पार्टी का घोषणा पत्र। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आज ये मैनिफेस्टो उनके द्वारा जारी किया जाएगा, जहां पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इसे साझा करेंगे। और आपको बता दें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो 3 अलग अलग पार्ट में उनके द्वारा ये संकल्प पत्र उनका जारी किया, जिसमें पहले महिलाओं पे और महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस किया गया, दूसरे में युवाओं पर और तीसरे में एजुकेशन। और यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो पूरे तरीके से संकल्प पत्र जो है फिलहाल जारी किया और केजरीवाल भी अपनी घोषणाओं को लेकर और जिस तरीके से बार बार केजरीवाल कहते हैं मैं ईमानदार हूं, मुझे वोट दो, उस पर ये राजनीति खेली जाएगी। हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशव, बताइएगा, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर की बात दिल्ली में हो गई, लेकिन अब संकल्प पत्र की अगर बात की जाए तो कॉपी पेस्टिंग कही जा रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी हमसे कॉपी पेस्ट करती है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में जिस तरीके से लगातार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने अपने संकल्प पत्र जारी किए हैं और आम आदमी पार्टी भी अपना मैनिफेस्टो जारी करने जा रही है, लेकिन उससे पहले लगातार दिल्ली की सियासी राजनीति में उठापटक जरूर देखने को मिल रही है। बहरहाल सरकार लगातार इस बात का जिक्र करती रही है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनका कितना लाभ आने वाले समय में दिल्ली के लोगों को मिलेगा और इन योजनाओं पर दिल्ली के लोग कितना भरोसा जताएंगे, इस पर सख्त निगाहें बनी हुई हैं। केशव, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को लेकर अगर बात की जाए तो कई बड़े पहलू है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हमेशा ये कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, ईमानदारी का वोट मुझे दो, ईमानदारी बेईमानी पर भारी पड़ेगी, क्या लगता है ये मैनिफेस्टो कितना भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पर? बिल्कुल, दिल्ली में जिस तरीके से कई ऐसे मुद्दे हैं जो दिल्ली की राजनीति में देखने को मिल रहे हैं, अगर हम जिक्र करें मैनिफेस्टो का तो आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि जो दिल्ली सरकार का मैनिफेस्टो है, जो सरकार के कामकाज है, उसे ही भाजपा अपना मैनिफेस्टो बना रही है। यानी कि क्या जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल वही काम कर रहे हैं तो फिर भाजपा की जरूरत क्या है? यह आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के इस तर्क पर भाजपा का ये कहना है कि जब गंदगी में उतरकर ही दिल्ली को बेहतर बनाया जा सकता है तो हम हर वो कदम उठाएंगे और दिल्ली के लोगों को बेहतर बनाने के लिए ये प्रयास करेंगे। बहरहाल कांग्रेस 2500 रुपए दे रही है, भाजपा महिलाओं को 2500 रुपए दे रही है, आम आदमी पार्टी 2100 रुपए दे रही है। फ्री बीज पर पूरा ये चुनाव बाउंड है। अब चुनाव के नतीजे कैसे होंगे ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन उससे पहले राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो लोगों के दिलों में कितनी जगह बना पाएंगे और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा, ये तस्वीर बहुत जल्द क्लियर होगी जब 8 तारीख की
8 तारीख को मतदान के बाद जो नतीजे आएंगे वो ये क्लियर करेंगे कि आखिरकार किसको केशव, यहाँ पर कई योजनाओं को लेकर जो है वो चर्चा बन रही है आम आदमी पार्टी की, जैसे हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा, सभी को मुफ्त इलाज, सभी को मुफ्त पानी, सभी को मुफ्त बिजली। तो जिस तरीके से ये आम आदमी पार्टी अपना घोषणा पत्र में रख रही है, और अब जनता कहीं ना कहीं बहुत ट्रिकी गेम इन बार विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उनमें खेल रही है, जहां पर पार्टी ये उम्मीद जताती है कि हम जीतेंगे, वहां निर्णय कुछ और होते हैं। क्या लगता है यहाँ पर जनता को लुभाना कितना ज्यादा जरूरी है? फ्री बिजली पानी के जरिए आम आदमी पार्टी पहले भी यही चीजें सामने लाती आई है। देखिए, बिल्कुल जिस बात का जिक्र आम आदमी पार्टी कर रही है, फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी ये तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन इन तमाम सुविधाओं पर जनता का कितना भरोसा रहेगा और जनता इन सुविधाओं पर क्या इस बार दिल्ली में वोट करेगी और क्या उसका समर्थन दिल्ली की जनता आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को दोबारा देगी, इस पर सबकी ठीक है केशव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर दिल्ली की सियासत की अगर बात की जाए तो 5 फरवरी को मतदान है और उसके बाद 8 फरवरी को मतगणना, और देखना ये होगा कि दिल्ली की सियासत की कुर्सी किसके पास जाएगी। आगे बढ़ेंगे जहां पर प्रयागराज को लेकर बात होगी, और आपको बता दें थोड़ी ही देर में प्रयागराज जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और यहाँ पर महाकुंभ का साक्षी जो है वो बनेंगे। संगम में अमित शाह आस्था की डुबकी लगाएंगे। आपको बता दें निषादराज क्रूज से वीआईपी घाट के लिए रुख जो है वो करेंगे। उसके बाद अमित शाह के साथ सीएम योगी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और महाकुंभ को लेकर अगर बात की जाए तो ये आस्था की डुबकी लगाने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। खुद सीएम योगी की अगर बात की जाए तो एक हफ्ते में 3 बार प्रयागराज पहुंचे, जहां पर तैयारियों का जायजा लिया, जितने भी काम व्यवस्थाएं हैं उनका निरीक्षण किया गया। और इसी में अब गृह मंत्री अमित शाह आज वहां पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद होंगे और इसी के कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी प्रयागराज में संगम स्नान के लिए पहुंचेंगे और आस्था का साक्षी बनेंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि आम व्यक्तियों के साथ साथ, आम लोगों के साथ साथ बड़े चेहरे, बड़ी पर्सनालिटीज भी लगातार प्रयागराज पहुंच रही हैं और इसी बीच में आज गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंचेंगे, महाकुंभ में शिरकत करेंगे और ये संगम में डुबकी लगाई जाएगी। और इसी बीच हमारे साथ रजा अब्बास ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता सीधा प्रयागराज से। रजा, आप बताइएगा किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई है, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह आज वहां पर पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहेंगे। ये तैयारियां तो बहुत ही अच्छी चल रही हैं, खासतौर पे निषादराज जो एक खासतौर पे जो प्रयागराज में बनाया गया उसके माध्यम से वो स्नान घाट तक जाएंगे, वहाँ पर जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे और इसके साथ योगी आदित्यनाथ साथ में रहेंगे। जो एक कयासबाजी राज्य में चलाई जा रही थी कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते बड़े खट्टे हैं, वो आज देखने को मिल जाएगा। और खासतौर पर कहा कि अब आने वाले कल में प्रधानमंत्री आने वाले हैं, फिर राष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति, तो कहीं ना कहीं तैयारियां जो है संपूर्ण रूप से आई हैं और खासतौर पे ऐसे लोगों के लिए जिनके सुरक्षा को लेकर और खासतौर पे ऐसे वीआईपी की सुरक्षा जो है सक्रिय रहती है, ऐसी तरह से जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और किसी तरीके से कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। रजा, जिस तरीके से योगी सरकार काम करती हुई नजर आ रही है, एक हफ्ते में 3 बार प्रयागराज का दौरा, उसके बाद अगर बात की जाए सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेना, भारी पुलिस बल तैनात होना, हर एक डिपार्टमेंट के लोग होने के बाद सीएम खुद वहां पर पहुंचते हैं, तो किस तरीके से अब ये माना जाए कि सनातन का जो ये संगम किया जा रहा है और योगी सरकार किस तरीके से यूपी को विकास की ओर आगे लेकर जा रही है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सरकारों में मंत्री एक दिन जाके स्नान करते थे, मगर ये बार बार जाना और सारी हाथ में लेना और अपनी तरफ से मॉनिटरिंग करना, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। कोई मुख्यमंत्री इस तरह से कार्य करते हुए नजर आ रहा है। पहले पूर्व की सरकारों में क्या होता था, नगर विकास मंत्री जो होते थे वो सामान अपने हाथों में लेकर रखते थे और खासतौर पर मुख्यमंत्री को ब्रीफ करते थे, मगर पहली बार मुख्यमंत्री ने अपने हाथ में मॉनिटरिंग ली है और वो किसी भी तरीके से चूक बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इसीलिए अक्सर वो मॉनिटरिंग के जरिए से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से और खुद स्थान से पहुंच कर प्रयागराज में पहुंचकर अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हैं, किसी भी तरीके से अगर चूक हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। जी ठीक है रजा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रजा अब्बास यहाँ पर प्रयागराज के हवाले से अपडेट करे थे। इसी बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज पहुंचने से पहले अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर
लिखा है, महाकुंभ सनातन संस्कृति की अविरल धारा का अद्वितीय प्रतीक है। कुंभ समस्तता पर आधारित हमारे सनातन जीवन दर्शन को दर्शाता है। और आज धर्मनगरी प्रयागराज में एकता और अखंडता के इस महापर्व में संगम स्नान करने और संत जनों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हूँ। तो चलिए इसी बीच न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे शिप्पन शर्मा और मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।